ओके, गुड मॉर्निंग सबको। सब आ गए क्या? नहीं आए? कहाँ चले गए सब? अच्छा, तुम आ गए। तुम आए तो बाहर आ गई। हाँ, चलो तो क्या हाल है तुम्हारी? पढ़ाई कैसी चल रही है? मतलब खतरनाक चल रही है। इतनी ज़्यादा पढ़ रहे हो? इतना क्यों पढ़ रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें? कॉलेज में जाना है तो ऐसे ही चल जाओ, घूम के आ जाओ। इतना पढ़ने की क्या जरूरत? चलो ठीक है, ये तो मजाक की बात हो गई। एग्रो का टेस्ट हुआ था? यस। तो कैसा गया पेपर? अच्छा गया, ठीक है। तो टेस्ट का रिजल्ट आ गया या बाकी है? आ गया। चलो, सबसे कम नेगेटिव किसके हैं? सबसे कम नेगेटिव किसके हैं ये बताओ मुझे। हाँ, कौन कह रहा है कि मेरे 10 से कम नेगेटिव हैं? ये बताओ। 10 से कम नेगेटिव है? ओके, चलो ये बढ़िया बात है। आज एक हाथ नहीं या 4-5 हाथ खड़े हुए हैं कि 10 से कम नेगेटिव है। और कौन कह सकता है कि मेरे 5 से कम नेगेटिव है? 5 से कम नहीं है, 5 है। तो वो 5 तो 5 के बराबर हो गए, 5 से कम नहीं है किसी के। ठीक है, 10 से कम है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके लगभग 30 नेगेटिव हैं? कोई नहीं, हाथ खड़ा करो, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। लगभग 30 नेगेटिव है। चलो, और कितने जिसके 20 से ज़्यादा नेगेटिव हैं? ठीक है, अब जनसंख्या बड़ी है। और कितने ऐसे हैं जिसके 50 के आसपास नेगेटिव है? ऐसा कौन है? ऐसा कोई नहीं है। तो बेटा यहाँ से एक छोटी सी चीज़ जो समझ में आ रही है ना, उसको अपन समझ ले। बात क्या आ रही है कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से अगर अपन एक एवरेज निकालें तो आप एग्रो के अंदर, एग्रोनॉमी के जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसके अंदर आप लगभग 15-20 के आसपास नेगेटिव कर रहे हो, है ना? ये मतलब अपन एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन यही बात अगर अपन बायो की करें, केमिस्ट्री की करें, या फिर आपके दूसरे जो सब्जेक्ट्स है, हॉर्टिकल्चर है या दूसरे, उनकी बात करें तो वहाँ नेगेटिव थोड़े ज़्यादा है या नहीं? आप एग्ज़ाम दोगे, जिस टाइम पर आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या जो आपके सामने आने वाली है वो क्या है कि चाहे किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, एग्रोनॉमी के अंदर नेगेटिव्स कम होते हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट होते हैं। आप खुद ही एक जनरल पेपर जो है वो कभी देखोगे तो आप ये जान जाओगे कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी में से लगभग कोई नहीं पढ़ रहा है क्लास में तो भी उसके भी लगभग 40 के आसपास सही है, तुम्हारे 45 सही होंगे, बस ये चीज़ आएगा 50 क्वेश्चन में से। तो क्या एग्रोनॉमी हमारे लिए कट ऑफ तय कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। ठीक है, एग्रोनॉमी कभी भी कट ऑफ तय नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमारा जो काम है ना, वो हमारा काम क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, कि हमें जो ध्यान देना है वो किस पे देना है? हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स पर, उन पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट तो हम एग्रीकल्चर ही पढ़ रहे हैं और बाकी बायो और केमिस्ट्री को आप भूल गए। आपको बायो और केमिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छे से पढ़नी है। उसके अंदर आपकी जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी अच्छे से याद करनी है। ठीक है, एग्रीकल्चर में अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी कहीं ना कहीं आपके अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट बायो और केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा, पहली बात ये। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? तो इस तरह से हमको दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देना होगा। और एग्रीकल्चर में आप अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए चीज़ ये कि जितना आप कोशिश करोगे आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ते जाएंगे। आप जितना अच्छे से एग्रीकल्चर को पढ़ लोगे पॉजिटिव में जाएंगे। दिक्कत क्या आती है, कई बार जो स्टूडेंट्स से मैंने सुना है या बात करी तब पता लगा कि जब कभी पेपर बहुत सिंपल आ जाता है, कैसे आता है? सिंपल, उस टाइम नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस है वो 8वें आसमान पे होता है। 7वां तो सुना हुआ है हमने, वो 8वें में पहुंच जाता है। उस टाइम हम वहाँ पर गलतियाँ करते हैं, हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते, या फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो ऑप्शंस के अंदर मिस्टेक हो जाती है और हमारा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। और फिर बाद में हम ये कहते हैं, ओह माय गॉड ये क्या हो गया।
बस ये तो मुझे आता था, है ना, पर वो गलत हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो हमसे काफ़ी नेगेटिव होते हैं। आपने अभी भी पेपर दिया हो तो पेपर के अंदर ही आपने देखा होगा कि 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही जो आपको आते हैं और आप गलत करें, सही है ना। तो अगर आप वो 4-5 क्वेश्चन गलत नहीं करते तो आपका स्टेटस क्या होता, अच्छा होता। और ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में यही ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हर बार कहता हूँ कि 10 सेकंड में गलत आंसर दो, उससे बढ़िया है कि 2 मिनट के अंदर सही आंसर दो। ठीक है, क्वेश्चंस को समझ लो क्या कह रहा है, ऑप्शंस को अच्छे से देखो कि क्या आंसर होना चाहिए, और उसके बाद सोच समझकर अपने स्व विवेक से आंसर करो। ठीक है, वहाँ पर ये नहीं बस क्वेश्चन देखा कि जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है और हम खेरा रोग ढूंढ रहे हैं, बस फिर पता लगा खेरा रोग तो है ही नहीं ऑप्शन में, फिर हमने कहा क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, जिंक की कमी से वाइट बर्ड भी होता है, श्वेत कली का रोग भी होता है मक्का के अंदर, है ना। तो हमको अपने ऑप्शंस नहीं बनाने हैं कभी भी। एग्ज़ाम में एग्जामिनर ने जो ऑप्शंस बनाए हैं हमको उसके हिसाब से सोचना होता है। ठीक है, हम गलती यहीं पर करते हैं। आपके ये जो नेगेटिव्स होते हैं ज़्यादातर वो इस वजह से होते हैं कि आप अपना खुद का ऑप्शन बना लेते हैं। एक अलग ही ऑप्शन आया था, 5वां ऑप्शन, और वो कहीं नहीं मिलता, या फिर वो ऑप्शन कहीं मिल गया चारों में से, तो आप फटाफट उसको बिना देरी किए हुए उसको टिक कर देते हैं और आगे ऑप्शंस पढ़ना भूल जाते हैं कि आगे भी ऑप्शन है। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक नेगेटिव जो है वो पार्ट है। तो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचाना। ठीक है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत खतरनाक होता है। एक अच्छा पर्सन जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है उसको भी नीचे ले आता है। ठीक है, आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आप कुछ ना कुछ कर लोगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा आता है ना, तो उसके बाद 2 चीज़ें होंगी, या तो आप बहुत अच्छी रैंक पे आ जाओगे या बिल्कुल नीचे आ जाओगे। और ये चीज़ जो है वो तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ हो चुकी है। और हुई कैसे, बहुत ही अच्छी बात ये थी कि मैंने ICAR का एग्ज़ाम दिया था जब मैं तुम्हारे टाइम का था। 12th क्लास पास करी और उसके बाद फिर पता पड़ा कि ICAR का भी एग्ज़ाम होता है, तो जेट का एग्ज़ाम भी दे दिया, ICAR का भी पेपर देना था। मेरे थी केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो, 3 सब्जेक्ट थे, उसमें एग्रीकल्चर भी आती थी उस टाइम, है ना। तो 4 सब्जेक्ट आते थे, उसमें से कोई 3 सब्जेक्ट अपन को लेने होते थे, और उसमें क्या करना पड़ता था कि अपन को वो 3 सब्जेक्ट अटैम्प्ट करने हैं। कॉलम जो है वो 3 ही सब्जेक्ट के बने हुए, 4 सब्जेक्ट के है ही नहीं। 120 क्वेश्चन, ठीक है, 120 का 150 क्वेश्चन थे, 50-50 क्वेश्चन सबके आते थे। अब वहाँ पर मैंने सारी चीज़ अच्छे से करी, पेपर भी इतना अच्छा करा कि बहुत बढ़िया रैंक आती, लेकिन वहाँ पर एक गलती हो गई कि जो फिज़िक्स करना था उसकी जगह मैंने गोले में एग्रीकल्चर कर दिया। ठीक है, तो अब मैंने वहाँ एग्रीकल्चर अगर उसमें कर दिया तो मेरे वो सारे क्वेश्चंस जो मैंने फिज़िक्स के अटैम्प्ट करे वो सारे एग्रीकल्चर के हो गए, और मेरी रैंक जो है वो 100 के भी पार हो गई। ठीक है, तो ये नुकसान मुझे हुआ किस वजह से, क्योंकि मैंने ढंग से OMR जो है उसको नहीं देखा कि उसमें क्या चीज़ दी हुई है। वो मुझे बाद में पता पड़ा कि गड़बड़ क्या हुई थी। तो आप भी जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ आपकी OMR शीट होती है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आपने मिस्टेक करी और आपका पूरा पेपर ख़त्म। ठीक है, कई बार होता है कि हम गोला भर रहे हैं, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ नहीं आ रहा। ठीक है, उसमें भरते नहीं, उसको खाली छोड़ देते हैं एक बार, तो फिर 5वें में जैसे भरने जा रहे हैं वो चौथे में भर जाता है, और फिर जब हम 100 तक पहुंचते हैं तो फिर लास्ट में सोचते हैं अरे एक कैसे बच गया, 100 तो कंप्लीट हो गए, तो ये लास्ट में 99 पे क्यों बच गया। फिर पता पड़ता है कि 4 से लेकर 99, 100 तक जो आप आए वो सारे गलत हो गए। ठीक है, और ये चीज़ तुम्हारे साथ होती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन में तो कम से कम होती ही है कि इसका आंसर था उसमें भर दिया, है ना। तो ये चीज़ें जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, तुम्हें भी समझ में आती है। तो इसका थोड़ा सा जो है वो एग्ज़ाम में हमको ध्यान रखना होता है, क्योंकि ध्यान नहीं रखेंगे तो ये जो है वो हमें बिना कुछ किए ही, कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आना, यही बात हुई। तो वही चीज़ है कि आपने किया कुछ गलत नहीं है, बस आपने एक छोटी सी गलती कर दी और आपका पेपर जो है वो बिगड़ गया। तो ऐसी गलतियां करने से बचे।
इवन कई जो बड़े एग्जाम्स है उसमें भी ऐसी गलतियां होती है। आप अभी से इन चीज़ों को सीख लोगे तो आपको आगे इससे हेल्प होगी। ठीक है, चलिए बीज पढ़ रहे थे हम, बीज के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। लास्ट एक पोर्शन जो है वो अपना बचा हुआ बेटा। बीज के अंदर हम जो पढ़ चुके हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी क्लासेस। किसी भी किस्म का सबसे प्रथम बीज जो ब्रीडर या फिर पादप प्रजनक द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मूल केंद्रक बीज। 4 ऑप्शन आपको दे दिए और पूछ लिया जाए सबसे कम बीज की मात्रा कौन से श्रेणी की होती है, कौन सी क्लास की होती है? मूल केंद्रक की। ठीक है, फिर बात करें वह बीज जो कभी भी बाजार में नहीं बेचा जाता, मूल केंद्रक बीज। ठीक है, फिर मातृ बीज किसे कहा जाता है? मदर सीड। आधार बीज को या फाउंडेशन सीड हम कह सकते हैं। ठीक है, किसानों को दिया जाने वाला बीज, प्रमाणित बीज। भारत में किस बीज का निर्माण नहीं होता? रजिस्टर्ड सीड या पंजीकृत बीज का। ठीक है, प्राइवेट कंपनियों द्वारा बनाया जाने वाला बीज क्या कहलाता है? सत्य प्रमाणित बीज या ट्रूथफुल लेबल सीड। ठीक है, फिर बात करें कि सबसे कम आनुवांशिक शुद्धता वाला बीज, 4 ऑप्शन दे दिया आपको। आपका पहला न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। तो क्या करोगे? सर्टिफाइड सीड। सबसे अधिक आनुवांशिक शुद्धता वाला मूल केंद्रक बीज। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है इस तरह से आपके इन सीड क्लासेस पर बनेंगे, इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो, अब सीड लगभग हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्वालिटीज़ पढ़ ली, उसके कैरेक्टर्स पढ़ लिए। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आप जब बड़े एग्जाम्स भी दोगे तो उसके अंदर भी ये चीज़ें आती है। एक हमारे पास क्या है बेटा इसमें? हार्वेस्ट इंडेक्स। क्या है? हार्वेस्ट इंडेक्स, या फिर आप हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कटाई सूचकांक। क्या कहते हैं बेटा? कटाई सूचकांक। हार्वेस्टिंग का मतलब पता है? हार्वेस्टिंग क्या होती है? फसल की कटाई करना। ठीक है, अब उस कटाई का हमें क्या निकालना है? सूचकांक निकालना है, एक इंडेक्स निकालना है जिसमें हम ये पता करते हैं कि हमारा जो प्लांट है या हमारी जो क्रॉप है उस क्रॉप से हमें फ़ायदा कितना हो रहा है। मीन्स कई बार होता है कि आपने नाइट्रोजन ज़्यादा डाल दिया आपकी क्रॉप के अंदर तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और उसके बीज कम बनेंगे तो वो नुकसान हो गए। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गई, तो उस टाइम पर सीड नहीं बने और हमारे जो है उसके अंदर जो प्लांट से मिलने वाला जो भूसा है वो भी नहीं बना, तो हम कहेंगे तब भी नुकसान हो गया। तो इसको पता करने के लिए हम क्या निकालते हैं बेटा? कटाई सूचकांक का यूज़ करते हैं, जो हमें क्या बताता है कि हमारी क्रॉप से हमें फ़ायदा कितना हो रहा है। मीन्स उससे यूज़ करने वाली चीज़ हमें कितनी मिल रही है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है इसकी, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आता है और एक न्यूमेरिकल छोटा सा जो बनता है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें कि हार्वेस्ट इंडेक्स जो है वो दिया किसने था? ठीक है, तो हम कहेंगे डोनाल्ड नाम का साइंटिस्ट था। क्या नाम था? डोनाल्ड। ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ डोनाल्ड है। तो डोनाल्ड जो साइंटिस्ट था उसने हमें बताया था कटाई सूचकांक के बारे में, और जब उससे पूछा कि ये क्या चीज़ है तो उन्होंने क्या कहा कि इट इज़ अ रेशो ऑफ इकोनॉमिक यील्ड टू द टोटल यील्ड ऑफ अ क्रॉप। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक अनुपात है। क्या है बेटा? अनुपात है। किसका अनुपात है? हमारी आर्थिक उपज का। किसका? आर्थिक उपज का। और दूसरा कौन सा? कुल उपज का। ठीक है, कि हमारी फसल से हमें कुल उपज कितनी मिली है और आर्थिक उपज कितनी मिली है। अब इसको एक बार समझ लें कि चीज़ क्या होती है। तो कुल उपज का मतलब क्या है कि फसल से हमें कितनी मात्रा में जो है वो उपज मिल रही है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जैसे बात करें मक्का की, मेज की बात कर ली, तो मेज से बताओ क्या उपज मिलेगी बेटा? दाना मिलेगा। ठीक है, सीड मिलेंगे जिसको हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करेंगे, तो हम कहेंगे इससे हमें दाने भी मिल रहे हैं, बीज मिल रहा है, और उसके साथ साथ क्या मिलेगा? चारा भी मिलेगा। ठीक है, जिसको हम एक तरह से क्या कहते हैं उसको काट कर और उसके बाद हमारे पशुओं को खिलाते हैं। ठीक है, कुट्टी की उसको कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो चारा भी मिल रहा है और दाना भी मिल रहा है ना, यही बात है। तो हमारी जो कुल उपज है वो क्या हुई बेटा? दाना प्लस चारा। लेकिन अगर बात करें कि इन दोनों में से मार्केट में जब आप इसे बेचने जाओगे
तो ज़्यादा जो महंगी चीज़ है वो कौन सी है? दाने ही है। आप चारे को बेचने जाओ तो कह देगा 1 रुपये किलो के हिसाब से खरीद लूँगा, इससे ज़्यादा तो क्या खरीदूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप दाने की बात करो तो कहा जाएगा कि नहीं, इसको तो 20 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। तो ज़्यादा महंगी चीज़ कौन सी है? दाने हैं, ठीक है। तो हमारी आर्थिक या फिर हमें जो अच्छे पैसे देने वाली चीज़ है वो कौन सी होगी बेटा? दाना होगी। तो हमारी आर्थिक उपज क्या हुई? इसके दाने। और अगर बात करें कुल उपज की तो दाना प्लस चारा। समझ में आ गई बात? क्या सभी फसलों में यही होगा? नहीं होगा। गन्ने में क्या होगा बेटा? तना होगा, तने के ऊपर पत्तियां भी, ठीक है। तो क्या पत्तियां काम की है? नहीं है। लेकिन वहां पर जो पत्तियों की मात्रा वो बहुत कम होगी और जो हमारे स्टेम का भार है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरी बात करें हम किसकी? पालक की। पालक में क्या खाते हो? पत्तियां ही खाते हो। और उसके बीज खाते हो क्या? नहीं खाते। तो हमारी पत्तियां ही तो मिल रही है उससे। जब हम हार्वेस्ट करेंगे, उसको काटेंगे, तो उस टाइम पर पत्तियां ही तो मिल रही है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ पत्तियां मिल रही है, तो वो उसकी कुल उपज हो गई। और आर्थिक उपज की बात करो तो वो भी पत्तियां ही है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करो रिजका की। रिजका से क्या मिल रहा है? चारा। क्या बीज ले रहे हो क्या उससे? नहीं। आप जब कटाई कर रहे हो, पशुओं को खिला रहे हो, तो आप चारा ले रहे हो, है ना। तो वहां पर भी क्या हुआ? जो भी चारा मिल रहा है या पत्तियां मिल रही है वो पूरा का पूरा आर्थिक उपज हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा, यहाँ पर इसका जो डायग्राम है, इसका जो हमारा फॉर्मूला है उसको एक बार देख ले, ठीक है। फॉर्मूला हमसे क्या कहता है कि हार्वेस्ट इंडेक्स जो है वो क्या है? एक तो हमारी आर्थिक उपज, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा? इकोनॉमिक यील्ड। क्या कहेंगे? इकोनॉमिक यील्ड। उसका और अनुपात किसका है? कुल उपज का। किसका है बेटा? कुल उपज का अनुपात होता है। तो हम कह देंगे ये क्या है? टोटल यील्ड है, ठीक है। और अगर आपको परसेंटेज में निकालना हो तो इंटू 100 कर दो, और परसेंटेज में नहीं निकालना है, केवल अनुपात निकालना है, तो इसी तरह से रहने दो, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब आर्थिक उपज की बात करेंगे तो इसको हम दूसरे वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं? सोच के देखो। दाना लिख सकते हो, या किसी के अंदर चारा मिल रहा है वो आ जाएगा। मान लिया हमने कि हमारे पास जो क्रॉप है वो रिजका है, ठीक है, लूसर्न है। लूसर्न को जब हमने काटा तो उससे हमें 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या मिला? चारा मिला। क्या मिला? चारा। अब अगर मैं बात करूं कि उसकी कुल उपज क्या है, बीज भी जुड़ जाएंगे। मान लिया मैंने कि उससे मुझे लगभग 1 क्विंटल भी नहीं कह सकते अपन, मान लिया 0.5 क्विंटल जो है वो क्या मिल गया? दाने मिल गए, उसके बीज मिल गए। और उसके साथ साथ ये भी तो प्लस होगा, आर्थिक उपज भी तो प्लस होगी ना उसमें। तो 15 क्विंटल जो है वो हमारे क्या हो गए? दाने हो गए। तो हम कह सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 15.5, यही बात हुई, ठीक है। अब इससे जो रेशो आएगा वो लगभग 0.98 के आसपास आएगा, ठीक है। 0.98 है तो मैं लगभग इसको 1 ही कह सकता हूँ, इसके बराबर हुआ, ठीक है। तो इसकी आर्थिक जो हमारी हार्वेस्ट इंडेक्स है वो हार्वेस्ट इंडेक्स कितना हुआ? 1 हुआ, ठीक है। दूसरी हम बात कर ले एक और एग्जाम्पल लेकर कि हमने मक्का लिया। मान लिया मक्का से हमें जो बीज प्राप्त हुए वो 10 क्विंटल प्राप्त हुए, ठीक है। और फिर बात करें 10 क्विंटल तो बीज हो गए, और उसके साथ हमने कहा कि हमें 10 क्विंटल ही मान ले, 10 क्विंटल जो है वो क्या मिला? चारा मिला। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा? 10 डिवाइडेड बाय 20 हो गया। तो कितना आंसर आ गया? 0.5, ठीक है। तो चलो अब मुझे खुद ही बता दो कि जिसके अंदर दाने बन रहे हैं उसमें और जिसके अंदर सिर्फ चारा है, इन दोनों में से कटाई सूचकांक किसका ज़्यादा है? चारे का ही ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि चारे वाली फसलों का कटाई सूचकांक ज़्यादा होता है, और जो हमारी दाने वाली फसलें हैं उसका कटाई सूचकांक कम होता है, क्योंकि उसके अंदर हमारी जो अनार्थिक उपज है, जो इकोनॉमिक वैल्यू की नहीं है, वो भी जुड़ रही है, ठीक है। यही बात आई। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि मैक्सिमम हार्वेस्ट इंडेक्स जो है, या हम कहें सर्वाधिक जो कटाई सूचकांक है, वो किसका होगा बेटा? फॉरेज क्रॉप्स, या हम कह सकते हैं चारे वाली फसलें। कौन सी फसलें बेटा? चारे वाली फसलें जो होती हैं उनका कटाई सूचकांक क्या होता है? सर्वाधिक होता है। कैसा होगा?
सर्वाधिक होगा, और सर्वाधिक भी कितना होगा, लगभग 1 के पास। ठीक है, तो हार्वेस्ट इंडेक्स की जो सर्वाधिक वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। बाकी लास्ट जो होगी सबसे कम वो कितनी होगी, -1 या 0 या +1 या -5, कितनी होगी, खुद सोच के बताओ। ये क्वेश्चन भी बनता है, कटाई सूचकांक की सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है, सोच के देखो। 0.9, हमने तो यहाँ अभी 0.5 लिखी थी, तो क्या 0.5 ही लास्ट होती है क्या, नहीं। हो सकता है कि हमारी जो फसल है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई और उसकी वजह से दाने ही नहीं बने, केवल और केवल चारा बना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कोई 0 आएगा, या फिर हो सकता है 0 पॉइंट समथिंग कोई भी थोड़ा सा पार्ट आ गया और नीचे सिर्फ चारे का आएगा, तो हम कहेंगे इसकी लोवेस्ट वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। और हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है। कितनी होती है, +1। तो हाईएस्ट वैल्यू इसकी क्या हो गई बेटा, 1 हो गई, और कम से कम क्या होगी, 0 हो जाएगी। चलिए दूसरी बात करें, मिनिमम हार्वेस्ट इंडेक्स, या हम कहें न्यूनतम कटाई सूचकांक जो है वो किसका होता है, तो हम कहेंगे किसका है बेटा, पल्सेस का, या फिर दलहनी फसलों का। किसका होगा, दलहनी फसलों का। ठीक है, तो न्यूनतम कटाई सूचकांक किसका है, दलहनी फसलों का है। ये हमारी अनाज वाली फसलों का भी नहीं है, मतलब सीरियल क्रॉप्स भी ज्यादा हार्वेस्ट इंडेक्स रखती हैं, लेकिन सबसे कम किसका होगा, दलहनी फसलों का। कारण क्या है, दाने कम बनते हैं और उनसे मिलने वाला चारा या फिर भूसा जो है वो ज्यादा होता है, इसीलिए उनका कटाई सूचकांक क्या होता है, सबसे कम होता है। समझ में आ गई बात। अब दलहनी फसलें तो इतनी सारी है, लेकिन उनके अंदर बात करें कि सबसे कम किसका होगा, तो आंसर तुम वैसे ही जानते हो। सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली दलहनी फसल कौन सी है, अरहर है। ठीक है, वो 2 हमारे सीजन में चल रही है, बाकी सब 4 महीने में कट रही है, यही बात हमने करी थी, अरहर पढ़ा तो। ठीक है, तो इसीलिए सबसे कम जो कटाई सूचकांक है दलहनी फसलों का, लेकिन दलहनी फसलों में भी किसका है बेटा, अरहर का है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड ग्राम, या फिर इसको ही क्या कहा जाता है बेटा, पिजन पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिजन पी। चलो अरहर का साइंटिफिक नेम क्या है, कैजानस कैजान। कौन सी कुल का है, लेग्यूमिनेसी का। क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, क्या सबसे ज्यादा करता है। ठीक है, क्योंकि वो 2 सीजन के लिए हमारे फील्ड पर रह रहा है, तो वो सबसे ज्यादा करेगा। जो नहीं करता वो एक ही है, कौन, राजमा है। ठीक है, चलो इसको लिख लें। न्यूट्रिएंट्स रिवाइज करके आ गए क्या तुम, पोषक तत्व रिवाइज किए, कितने लोगों ने नहीं किए बताना, सबने कर लिए, किसने रिवाइज नहीं किया न्यूट्रिएंट्स को, नहीं किया। अच्छा चलो किसने कर लिया ये बताओ, बस 1 2। कब रिवाइज करोगे बेटा, उसको रिवाइज करो, क्योंकि उसके ऊपर कई जो बेस है वो बनने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, क्वेश्चंस उससे आते हैं, तो उसको रिवाइज कर लेना। एग्ज़ाम के बाद करना चाहो तो एग्ज़ाम के बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर रिवाइज ज़रूर कर लेना उसको। चलो लिख लिया क्या, दलहनी फसलों का कटाई सूचकांक सबसे कम, ब्रैकेट में लिख लो अरहर। ठीक है, सबसे कम जो है वो किसका है, या फिर इसको लिख सकते हो दलहनी फसलों में न्यूनतम जो है वो किसका है, अरहर का। अगर अपन मानकर चले कि कितना होता है, तो अपन कहेंगे 0.19। कितना रहता है, 0.19, या फिर अगर परसेंटेज में लिखना चाहे तो कितना लिखेंगे बेटा, 19% लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 19%। ठीक है, 0.19 को 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 19% आ जाए, है ना, वही चीज़ है। तो 0.19 या 19% होता है, इतना कम। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर 100 किलो आपको चारा मिल रहा है, तो उससे आपको जो दाने मिल रहे हैं वो कितने, 20 किलो। कितने हैं, 20 किलो।
तो क्या अरहर हमारे लिए अच्छी चीज़ है क्या? क्या इसको उगाना अच्छी चीज़ है? हाँ सर है, क्योंकि ये प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है, कम ज़रूर है। अब एक बात बताओ, इसका कारण क्या हुआ कि पौधा बहुत बढ़ गया है। ठीक है, उसकी हाइट जो है वो करीब करीब हम कह सकते हैं 7-8 फीट तक चली जाती है, 10 फीट तक चली जाती है। ठीक है, लेकिन उसमें फलियों की मात्रा है वो क्या लगती है? कम लगती है। इस वजह से इसका कटाई सूचकांक क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम चारे वाली फसलें जो लिख रहे हैं, इसके साथ साथ एक नाम और लिख लो, तंबाकू। ठीक है, तंबाकू के अंदर भी आप क्या यूज करते हो? पत्तियां ही यूज कर रहे हो, तो हार्वेस्टिंग उन्हीं की होगी। तो तंबाकू और चारे वाली जो फसलें होती है उनका कटाई सूचकांक क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लिख लिया बेटा? चलो लिखा अब तो, आगे चले। चलिए नेक्स्ट जो है ये तो अपना फॉर्मूला ही है। ठीक है, फॉर्मूला अपन लिख चुके हैं, नहीं लिखा क्या? चलो लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। हार्वेस्ट इंडेक्स बराबर क्या हुआ? आर्थिक उपज डिवाइड किससे करेंगे? कुल उपज से, और इनटू करना चाहे परसेंटेज में निकालना चाहे तो क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब अपन हार्वेस्ट इंडेक्स को परसेंटेज में निकाल रहे हैं तब, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इससे जो पूछा गया है बेटा वो सिंपल सा एक क्वेश्चन कि हार्वेस्ट इंडेक्स किसने दिया था? किसने दिया? डोनाल्ड ने। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, 4 ऑप्शन दे दिए, गेहूं, गन्ना, तंबाकू और एक आपको उपरोक्त सभी दे दिया। उसमें पूछ लिया सबसे ज़्यादा कटाई सूचकांक किसका हुआ? किसका हुआ? तंबाकू का हुआ। अगर रिचका दे देता तो रिचका का होता। फिर एक क्वेश्चन जो है वो अरहर के लिए पूछा हुआ है, सबसे कम कटाई सूचकांक निम्न में से के अंदर गेहूं भी था, रिचका भी था, अरहर भी था और इसके साथ सूरजमुखी भी था। तो किसका गया? अरहर का। ये 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको पूछे हुए हैं। अगर वापस पूछे गया तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन रिपीट होगा, इसके अलावा बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता। ठीक है, एक हो सकता है अभी तक ये जो अरहर का परसेंटेज जो है 19%, ये नहीं पूछा हुआ है आपके लेवल पर, तो हो सकता है वो पूछ ले। बाकी सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट ही होंगे इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। यहाँ पर अगला हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही याद नहीं होता। ठीक है, फॉर्मूला याद हो जाए तो उसको अप्लाई कैसे करना है वो नहीं पता होता। ठीक है, तो इसके लिए देख लो क्या है हमारा टॉपिक? सीड रेट। कि आप किसी भी फसल की सीड रेट कैसे पता लगाओगे? कैसे पता लगेगा कि 1 हेक्टेयर के लिए कितने बीज हमें चाहिए? हमको तो यहाँ पर सिंपल चीज़ें दे देगा, वो 4-5 चीज़ें देगा कि इसका जर्मिनेशन परसेंटेज इतना है, प्यूरिटी परसेंटेज इतना है। अब बताओ सीड रेट क्या होगी? तो हम वहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। कई बार जो है सीड रेट आ जाती है 250 किलो। ठीक है, कई बार आ जाती है 2500 किलो, जबकि वो पूछ किसका रहा होता है? गेहूं का। हमें खुद ही पता है कि गेहूं की सीड रेट क्या है, लगभग 100 से 125 या ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलो आ जाएगी, उससे ज़्यादा क्या आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, अब हमें तो पता है लेकिन फिर भी हम 1500 किलो करके आ जाते हैं, है ना। ये बहुत ही एक जादुई चीज़ है। वो क्यों होती है? क्योंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और हम तो आंसर निकाल के और ऑप्शन में आंसर देखते हैं कि हाँ आंसर क्या आ रहा है। हम वहाँ इतना सा भी ध्यान नहीं देते कि कौन सी फसल हमसे पूछी है, जबकि हमें सबकी सीड रेट पता है। एक बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में हमें दिया गया था, हमारे जो कॉलेजेस के आपके जो एग्ज़ाम होंगे सेमिस्टर के, उसके अंदर आंसर दिया गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, ये 3-4 चीज़ें जो इसके अंदर आएगी वो सब दे दी और पूछ लिया कि इसका सीड रेट कितना होगा। पूछी किसकी थी? मक्का की। किसकी पूछी? चलो 4 ऑप्शन दे रखे थे। एक जगह दे रखा था 250 किलो, एक जगह दे रखा था 25 किलो, एक जगह दे रखा था 200 किलो और एक जगह उन्होंने दे दिया 25 क्विंटल। किलो को क्विंटल कर दिया। तो आंसर तुम्हें पता है क्या आंसर है? 25 किलो। ठीक है, पर फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हैं।
और सॉल्व करने में गलती हो गई, हमारा आंसर आ गया 250 किलो, तो हम वही टिक करके आ गए कि सीड रेट 250 किलो आ रही है मक्का की प्रति हेक्टेयर। तो अब सोचो कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए जब भी सीड रेट का क्वेश्चन आ जाएगा, आपको पहले आपके ऑप्शंस चेक करने हैं कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिर्फ इसके लिए कह रहा हूं मैं, सीड रेट के लिए। आपको कभी भी आंखें बंद करके और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकाल के टिक नहीं करना है। आपको पहले ऑप्शंस समझने पड़ेंगे कि ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। उसके बाद सोचना है कि हाँ, क्या ये फसल जो है वो 1 हेक्टेयर में इतनी ही सीड रेट आती है क्या? अगर आती है तो ठीक है, वो आंसर होगा, वरना समझ लेना तुमने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। क्यों होगी गड़बड़, वो अभी देख लेते हैं। सीड रेट जो है बेटा सिंपल सी है, द रेट एट विच सीड ऑफ अ क्रॉप इज यूज्ड फॉर सोइंग। मतलब किसी भी फसल की बुआई करने के लिए आप जितनी बीज उपयोग करेंगे, कितने हेक्टेयर में? 1 हेक्टेयर में, उसको क्या कहते हैं? सीड रेट कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि 1 बीघा में सीड की बुआई करनी है, क्या उसको सीड रेट कह सकते हो? तो उसको नहीं कह सकते। इसकी जो यूनिट है बेटा वो हमेशा क्या होगी? केजी पर हेक्टेयर होगी, क्विंटल पर हेक्टेयर भी नहीं होती। पहला क्वेश्चन आपके लिए यहीं से तैयार होता है, सीड रेट की यूनिट क्या होती है? तो क्या यूनिट है उसकी? केजी पर हेक्टेयर। तो हम कह सकते हैं वह दर जिससे 1 हेक्टेयर में फसल की बुआई हेतु बीज की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहेंगे? सीड रेट कहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करें कि सीड रेट जो है वो किस पर डिपेंड करेगी सबसे ज़्यादा। तो सीड रेट जो है वो हमारी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। कितनी चीज़ों पर? 3 चीज़ों पर। तो हम कह सकते हैं कि सीड रेट के जो हमारे पास कारक है वो कौन कौन से हैं। तो इसके कारक की बात करें तो हमारे पास 3 कारक जो है वो मेन यहाँ पर आएंगे बेटा। ठीक है, पहला जो कारक होगा या फैक्टर होगा जिस पर हमारी सीड रेट डिपेंड करती है वो क्या होता है? टेस्ट वेट। क्या होता है बेटा? टेस्ट वेट, या फिर आप क्या कहेंगे? परीक्षण भार। ठीक है, कि हमारे बीज का परीक्षण भार क्या है। जिस बीज का परीक्षण भार जितना ज़्यादा होगा उसकी सीड रेट उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों होगा बेटा? जैसे मान लो गन्ना है, ठीक है, गन्ने के लिए जब आप यूज़ करते हैं सीड का तो आप गन्ने के टुकड़े ही यूज़ कर रहे हैं, सेट का, उसकी सीड रेट कितनी होती है? 35 से 40 हज़ार किलोग्राम या ग्राम या क्विंटल? टुकड़े। किसकी बात कर रहे हैं? टुकड़ों की बात कर रहे हैं। अब अगर मान लो कि अगर एक टुकड़े का वजन जो है वो 200 ग्राम है, कितना है? 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम कितना हो गया? 0.2 kg। यही हुआ, 0.2 kg है और 40,000 आपके पास टुकड़े हैं, तो कितना हो गया? बताओ, अगर एक टुकड़े का भार जो है वो 200 ग्राम है और टोटल टुकड़े जो है वो 40,000 है, तो वजन बताओ कि कितना होगा? 2000 किलो। वेरी गुड, तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगे। अरे 40,000 तो क्या है? टुकड़े हैं, और एक का वजन कितना है? 0.2 kg है, तो किलोग्राम में पता लगा दो तो कितना हो जाएगा बेटा? ये तो होगा, 1 0 कम हो जाएगा, तो कितना हो गया? 8000 किलो। कितना हो गया? 8000 किलो, या आप कह सकते हो 80 क्विंटल। कितना हो गया बेटा? 80 क्विंटल। तो बीज दर कितनी है? 80 क्विंटल या फिर 8000 किलोग्राम पर हेक्टेयर आई। ठीक है, इसका कटाई सूचकांक जो अपन ने बात करी, इसका परीक्षण भार, वो परीक्षण भार क्या था? ज़्यादा था, इसका वजन ज़्यादा था। लेकिन यही हम बात करें गेहूं की, तो उसका परीक्षण भार कितना है? 40 ग्राम। ठीक है, अब 40 ग्राम है, उसको डिवाइड करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कम आएगा, है ना। तो जिसका परीक्षण भार जितना ज़्यादा होता है, जिसका टेस्ट वेट जितना ज़्यादा होता है, उसकी सीड रेट उतनी ज़्यादा होती है। ये समझने वाली बात है, ये हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। दूसरा डिपेंड किस पे करता है बेटा? जर्मिनेशन परसेंटेज पर। किस पर करता है? हम कहें अंकुरण प्रतिशत पर। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा।
और एक डिपेंड करता है प्यूरिटी परसेंटेज पर, ठीक है। तो हम कहेंगे हमारी शुद्धता प्रतिशत पर। अंकुरण प्रतिशत जितना ज्यादा होगा सीड रेट उतनी कम होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, ठीक है। मान लो 100 में से 80 बीज ही अंकुरित हो रहे हैं तो हमको 20 बीज एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, यही बात हुई। अब 100 में से 90 बीज अगर अंकुरित हो रहे हैं तो हमको सिर्फ 10 बीज एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा अंकुरण प्रतिशत है उतना कम जो है सीड रेट होगी। तीसरी, शुद्धता प्रतिशत जितनी ज्यादा है सीड रेट उतनी कम होगी, ज्यादा होगी, सोच के देखो, कम होगी। क्या होगी? कम होगी। अगर हमारे सीड के अंदर 10 ग्राम, मान लिया हमने कि 100 ग्राम सीड है, उसमें से 10 ग्राम है वो हमारी इम्प्योरिटी है, डोकेज है, तो हमको 10 ग्राम एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर शुद्धता प्रतिशत 99% है तो हमें सिर्फ 1 ग्राम एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर परीक्षण भार जितना ज्यादा होगा उतनी सीड रेट ज्यादा होगी, बट यहाँ पर दोनों के अंदर ऑपोजिट रिलेशन आ जाता है कि जितना अंकुरण प्रतिशत ज्यादा होगा उतनी सीड रेट कम, और जितनी शुद्धता प्रतिशत ज्यादा होगा उतनी ही सीड रेट कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? चलिए अब न्यूमेरिकल देख लें। इसका न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखा गया, चलो लिख लो। क्या बेटा? नंबर पर हेक्टेयर, जैसे गन्ने के अंदर हम उपयोग कर रहे हैं, है ना। जैसे हम कह रहे हैं 40,000 सेट चाहिए, तो वो किस में है? नंबर के अंदर आ गया। तो वैसे तो जो मेन यूनिट है वो आपकी किलोग्राम पर हेक्टेयर है, बाकी आप क्विंटल पर हेक्टेयर में भी ले सकते हो, या कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको किलोग्राम पर हेक्टेयर में लिया ही नहीं जा सकता, जैसे टमाटर है या टोबैको है या रिजका है, तो उसको किलोग्राम पर हेक्टेयर में जो है वो काफ़ी कम आता है, तो उसको हम ग्राम पर हेक्टेयर में ले लेते हैं। बट जो मेन यूनिट है वो कौन सी है? केजी पर हेक्टेयर है, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल सेम जैसे बारिश को मापते हैं, बारिश को मापने की जो यूनिट है वो कौन सी है? अरे यूनिट पूछ रहा हूँ, इकाई, वो तो यंत्र है mm, ठीक है। क्या सेंटीमीटर में नहीं मापते? क्या नहीं मापते? मापते। आप पेपर पढ़ते हो तो कहते हैं आज 1.5 इंच बारिश हुई, तो वो इंच में भी तो माप रहे हैं, फिर आप mm क्यों लिखते हो? बिल्कुल वही सेम चीज यहाँ पर है कि हमारे सीड रेट की जो मेन यूनिट है वो क्या है? केजी पर हेक्टेयर है, ठीक है। बाकी आप कन्वर्ट करके दूसरे में यूज कर सकते हो। जैसे आपका जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसकी मुख्य यूनिट क्या होती है? डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप फ़ारेनहाइट में भी तो लिखते हो, आप केल्विन में भी तो लिखते हो, है ना। वो क्या है? कन्वर्ट करने के बाद है। बाकी मेन यूनिट्स जो है वो याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में वो हमको वही कंफ्यूज कर जाती है सीधी की सीधी। हम ये सोचते हैं यार ये तीनों में तो होती है, आंसर आता है उपरोक्त सभी, हम वही लिख देते हैं। पर वहाँ पर ध्यान से पढ़ना कि मुख्य यूनिट पूछी है कि नहीं पूछी है। अगर वो पूछी हो तब हमारा आंसर है वो सोच समझ के करना है, ठीक है। चलो अब इसका जो फॉर्मूला है उसको समझ लो। अगर फॉर्मूला समझ गए तो कोई न्यूमेरिकल तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ठीक है। करना क्या है अपन को, जब भी हमसे सीड रेट पूछ ली जाए, ठीक है, तो सीड रेट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? एरिया लेना है। क्या लेना है बेटा? एरिया, ठीक है। एरिया किस में लेना है? मीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर स्क्वायर जो आता है अपना स्क्वायर मीटर, उसके अंदर लेना है, ठीक है। इसको अगर आप हेक्टेयर में लोगे, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन वहाँ दिक्कत क्या आती है कि आप यहाँ पर अगली जो यूनिट्स लिखोगे ना, वो किसके अंदर लिखोगे? मीटर के अंदर, सेंटीमीटर में, ठीक है। कैसे है वो अपन देख लेते हैं, एक बार समझ लो। एरिया करना है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? टेस्ट वेट से। किससे मल्टीप्लाई करना है? टेस्ट वेट से, परीक्षण भार से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर ये दो ही चीजें आएगी। नीचे क्या आता है बेटा? एक तो आती है हमारी स्पेसिंग। क्या आती है? स्पेसिंग मतलब हम कह सकते हैं दूरी। इसके अलावा क्या आता है? जर्मिनेशन परसेंटेज, और क्या आता है? प्यूरिटी परसेंटेज।
ठीक है, इसी चीज को हिंदी में भी लिख लें, आप हिंदी में भी देख लो इसको। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल इनटू किससे कर देंगे हम, परीक्षण भार से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, परीक्षण भार से। और डिवाइड किससे करेंगे, एक तो हमारे पास क्या आ गई, दूरी। दूरी कौन सी होगी बेटा, एक तो रो इंटू रो और प्लांट इंटू प्लांट, दोनों आएगी। मतलब कतारों के बीच की दूरी और पौधों के बीच की दूरी। उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अंकुरण प्रतिशत से। किससे करेंगे, अंकुरण प्रतिशत। और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, शुद्धता प्रतिशत से। और लास्ट में हमारा जो है ये फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये कि यूनिट्स यहाँ पर सेम है ही नहीं। ठीक है, क्षेत्रफल आप देख रहे हो तो हेक्टेयर में देगा, परीक्षण भार है वो ग्राम में देगा, दूरी जो है वो सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी, अंकुरण प्रतिशत परसेंटेज में होगा और शुद्धता प्रतिशत भी परसेंटेज में है ना। सबकी यूनिट अलग है या नहीं है ना, तो हमें यूनिट तो सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार इसको लिख लो, फिर आगे यूनिट सेम कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ। चलो लिख लिया गया। ओके, अब आगे सुन लो कैसे करना है अपन को। ये फॉर्मूला याद हो गया क्या, सीड रेट का फॉर्मूला, चलो बताओ फिर। ओके, सबसे पहले क्या करना है, क्षेत्रफल इनटू किससे करेंगे, ठीक है, परीक्षण भार या टेस्ट वेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे क्या आएगा बेटा, ओके, आर इंटू पी लिख देते हैं, स्पेसिंग आ गई। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, जर्मिनेशन परसेंटेज और फिर प्यूरिटी परसेंटेज। ठीक है, यही था। चलो अब इन सबको लगभग सेम यूनिट में हमको लाना पड़ेगा। क्षेत्रफल जो है वो किस में दे रखा होगा, हेक्टेयर में। किस में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो जितना भी क्षेत्रफल, अगर जैसे आपको 2 हेक्टेयर दे रखा है तो आप 20,000 स्क्वायर मीटर कर दोगे। ठीक है, टेस्ट वेट आपको दे रखा है किसमें, ग्राम में। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 1000 करोगे या इंटू 1000 करोगे, यही कंफ्यूजन है। ये पिछली बार क्लास में सही करा दिया था कि जहाँ पर यूनिट छोटी होगी वहाँ संख्या बड़ी होगी, और जहाँ संख्या छोटी है वहाँ यूनिट बड़ी होगी। ठीक है, चलो मैंने 200 ग्राम ले लिया, तो आपके किलोग्राम में कितना होगा, 0.2। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, डिवाइड किया है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंटू 1000 कर दूँगा। ठीक है, टेस्ट वेट को डिवाइड कर दिया 1000 से, आ गया आंसर। दूसरा, जो स्पेसिंग है, रो टू रो स्पेसिंग है, वो किस में देगा, सेंटीमीटर में। किस में होगी, सेंटीमीटर में। किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, मीटर में। तो यूनिट बड़ी है तो संख्या क्या आएगी, छोटी, मतलब फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको आप यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। प्लांट को भी किससे कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। तो ये जब ऊपर चले जाएंगे तो यही होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटू 100 और इंटू 100, 2 बार 100 है ना, आ जाएगा ऊपर। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आई बात। चलिए, लास्ट जो है वो आपका क्षेत्रफल जो है वो किस में आया, मीटर स्क्वायर में। किस में आया, ठीक है, यहाँ पे सब हमने मीटर में कर दिया,
ग्राम को केजी में कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल अभी भी मीटर स्क्वायर में है, मीटर करना पड़ेगा ना, नहीं तो ऊपर 1 मीटर बच जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर कम करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, तो वापस यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया जाएगा। आगे बात समझ में, ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को एज इट इज यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा, सीड रेट की यूनिट क्या है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, परसेंटेज नहीं है, ठीक है, इनटू 100 नहीं होगा बेटा, ठीक है, परसेंटेज नहीं निकालनी है। सीड रेट में क्या परसेंटेज निकालेंगे, इतनी परसेंट सीड रेट नहीं करेंगे ना, ठीक है। तो ये हमारी सीड रेट है, वो किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आप कह देंगे इतने मीटर स्क्वायर है, उसके अंदर इतनी सीड रेट है, आप उसको हेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो है यहाँ पर, ये फॉर्मूला जो है इस तरह से कंप्लीट होगा। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लें इस पर। चलो क्वेश्चन लिखे फिर। क्वेश्चन लिखे बेटा, मक्का का परीक्षण भार या टेस्ट वेट हम कह कितना दे दिया, 200 ग्राम। कितना दिया बेटा, 200 ग्राम, कि 200 ग्राम जो है वो उसका क्या है, परीक्षण भार है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें जर्मिनेशन परसेंटेज कितना दिया, 80%। प्यूरिटी परसेंटेज दिया अपन को, वो भी 80%, ठीक है। तीसरी जो हमको अगली चीज़ दे रखी है वो हम बात कर लें कि जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग कितनी है, 60 × 25 सेंटीमीटर, और जो हमारा क्षेत्रफल है, एरिया है, वो हमें कितना दे दिया, 1 हेक्टेयर। तो इसकी जो सीड रेट है वो क्या होगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करने का तरीका यही है, एज इट इज़ फार्मूला जो है वो आपको यूज़ करना है, या चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। क्या बेटा, एरिया हमने किस में लिखा बेटा, मीटर स्क्वायर में, लेकिन हमारी जो भी चीज़ें आएगी वो यूनिट्स जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, केजी और मीटर, उसके हिसाब से तो वो किस में आना चाहिए, मीटर में आना चाहिए, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर को आप मीटर से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर फिर भी मीटर बच जाएगा, होगा ना ये चीज़। तो हमने क्या करा, मीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करा है, उसके लिए हमने डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, तो ये हमारा जो मीटर स्क्वायर है वो मीटर में आ जाएगा, इसलिए 1000 करा है, ठीक है। आपके लेवल पर हो सकता है आप इसको एज इट इज रट ले, लेकिन ये क्यों किया वो मैंने बता दिया। अगर किसी क्रॉप के अंदर आपको ये सेंटीमीटर में नहीं दिया, सिर्फ मीटर में दे दिया, तो ऊपर 100 × 100 नहीं होगा, ठीक है। ये लॉजिक है इसके पीछे। अपन को ये चीज जो है वो यूनिट बराबर करने के लिए करनी है। फॉर्मूला तो यही खत्म हो गया अपना, ठीक है। ये बाकी का काम जो अपन कर रहे हैं ना, ये यूनिट्स को बराबर करने के लिए किया जा रहा है, ताकि यूनिट्स जो है वो डिफरेंट नहीं हो। बाकी अगर आपने यह हेक्टर ले लिया और यह नीचे मीटर ही है, तो क्या आप हेक्टेयर को मीटर से काट सकते हो क्या, नहीं काट सकते ना। तो यूनिट बराबर करने के लिए अपन ने ये चीज करी है, ठीक है। चलो कितना आया आंसर सर? अभी तो इतने जीरो लगाने हैं कि पता ही नहीं लग रहा कितने। दस 12 जीरो तो लिखने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, मीटर इंटू मीटर कर सकते हो। हाँ ऊपर मीटर इंटू मीटर कर दो। ये मीटर स्क्वायर है, किसके बराबर है बेटा? मीटर इंटू मीटर के बराबर। यही बात हुई। नीचे क्या आ रहा है? मीटर आ रहा है, नीचे मीटर है। आप मीटर इंटू मीटर को मीटर से डिवाइड करो, डिवाइड करके देखो क्या होगा। 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, नहीं कटेगा? कट गया। 1 मीटर तो फिर भी बच गया ना, इसको कहाँ ले जाओगे?
है ना, उसी को कम करने के लिए हमने डिवाइडेड बाय 1000 किया है। अब समझ में आ गया? चलो अब सॉल्व करो इसको। बिल्कुल, पहला आंसर 2 किलोग्राम, पाँच किलो। ये तो मन से ही बोल रहे हो, ये तो आएगा ही नहीं। मीटर के अंदर है, मीटर स्क्वायर के अंदर आएगा ना। 1000 थोड़ी है, 10,000 आएगा ना। हाँ, 1/6, 1/6 कितना हो गया? 0.1। ठीक है, दूसरा आंसर आ रहा है 0.15 kg पर हेक्टेयर, मतलब कितना आ गया? 150 ग्राम। चलो और बताओ। जल्दी से सॉल्व करो, इसके आंसर बड़े अच्छे आएंगे अभी। चलो ऑप्शन में दे देता हूं तुम्हें लिए सिंपल करने के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है वो आपके पास आ गया 2.08 kg। दूसरा जो आंसर है वो अपने पास आ गया 20.8 kg। तीसरा ऑप्शन जो है आपका आ गया इसमें 208 ग्राम, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपके पास आया 208 kg। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने। क्या आएगा आंसर?